आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए बैठे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि मई का महीना चल रहा है, बोर्ड के रिजल्ट्स आ चुके हैं और ये भारत में ये एडमिशन सेशन माना जाता है, कैरियर ऑब्जेक्टिव डिसीजन का पॉइंट माना जाता है जिस महीने में गुजर रहे हैं। तो एज अ थंबनेल से हमें पता चल गया कि आज की इस पूरी वीडियो का टॉपिक ये है कि हाउ टू मेक कैरियर इन सिविल सर्विसेज एंड हाउ टू मेक द कैरियर इन PCSJ जुडिशरी। तो इन सब टॉपिक रहते हुए हमें इस बात का सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए कि जुडिशरी और UPSC चाहे जिस भी कंपटीशन कैरी करना हो उस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट क्या है वो पता होना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिशनल चीज़ें चल रही हैं और इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना ज़्यादा रोट लर्निंग पे बेस्ड है कि हर व्यक्ति की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है। एकेडमी की कैपेसिटी अलग है, उसके बाद कॉम्पिटिशन की कैपेसिटी अलग आती है। जब इंडिया में कंपटीशन की बात की जाती है तो हम लोग बहुत सुनते हैं कि कंपटीशन भारत की सबसे टफेस्ट परीक्षा है, दुनिया की सबसे टफेस्ट परीक्षा है। और उसी तरह से हर सेक्टर में हर व्यक्ति को लगता है कि ये सबसे टफेस्ट परीक्षा है। अब जो नीट में बैठ रहा है उसको लगेगा नीट सबसे टफेस्ट परीक्षा है, जो JEE में बैठ रहा है उसको लगेगा JEE सबसे टफेस्ट परीक्षा है, जो UPSC परीक्षा दे रहा है उसको लग रहा है UPSC परीक्षा सबसे टफेस्ट परीक्षा है, जो जुडिशरी में बैठ रहा है उसको लग रहा है जुडिशरी सबसे टफेस्ट परीक्षा है। उसके साथ पहले इसको तो आज मैं डिकोडिफाई करने वाला हूँ, डिकोड कर रहा हूँ कि कोई परीक्षा टफेस्ट परीक्षा नहीं है। टफेस्ट परीक्षा है कि नहीं है ये आपके दिमाग में है, ठीक है। तो हर परीक्षा अपने जगह पे सुप्रीम है, हर परीक्षा अपनी जगह पे सुपर है। हम यहाँ पे ये कोई डिस्टिंक्शन करने वाले नहीं हैं कि UPSC सबसे टफेस्ट परीक्षा है या नीट JEE सबसे टफेस्ट परीक्षा है। हर एग्ज़ाम की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर एग्ज़ाम की अपनी एक वैल्यू होती है और हर एग्जामिनेशन की अपनी एक प्रोसीजर होता है। कैंडिडेट उस प्रोसीजर पे अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है नहीं कर रहा है ये मैटर करता है। तो शुरुआत करते हैं भारत की सबसे बड़ी परीक्षा UPSC से। UPSC भारत की एक ऐसी परीक्षा है जो भारत का संघ लोक से आयोग कराता है। हर साल वैकेंसी आते हैं और मिलियन में यहाँ पे बच्चे की संख्या बैठते हैं। जैसे अभी इस दायरे में आज हम वीडियो बना रहे हैं कि अभी 28 मई को UPSC प्रीलिम्स 2023 का एग्ज़ाम हुआ है। 23 मई से लेकर 25 मई तक UP-PCS जुडिशरी का लोअर का मेंस एग्जामिनेशन हुआ है और इसी दौरान है UPSC 2022 का रिजल्ट घोषित हुआ है। तो एक अलग तरह से नरेशन शुरू हो गई है कि सुप्रीम कौन लोअर है। तो मैं सबसे पहले UPSC पाऊंगा फिर जुडिशरी पाऊंगा। आज मैं दो ही सेगमेंट की बात करूंगा, UPSC और जुडिशरी की। तो सबसे पहले जुडिशरी की बात करते हैं और उसके पहले हम बात करते हैं भारत की पेरेंट्स की माइंडसेट की। इंडिया में कंपटीशन इक्वल टू व्हाट? इंडिया में कंपटीशन इक्वल टू व्हाट द पेरेंट्स थिंक्स। बचपन से ये दिमाग बच्चों में भरा जाता है, बेटा देखो वो पड़ोसी लड़का क्या कर रहा है, रिश्तेदार लड़का क्या कर रहा है, तुम्हें वही करना है। हमारे यहाँ बच्चे का ड्रीम 5 साल से लेके 25 साल के बीच में 15 बार बदलता है। बचपन में डॉक्टर बनेगा, फिर कभी इंजीनियर बनेगा, फिर कभी IAS बनेगा, लास्ट में जाकर क्लर्क बन के होता है या चपरासी बन के होता है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि बच्चे को अपनी स्किल को पता करने का कभी मौका दिया ही नहीं गया है। वो पेरेंट जो अपना सपना नहीं पूरा कर पाए हैं वो अपने बच्चों में अपने सपने को देखते हैं, जो कि सबसे रॉन्ग अप्रोच है इंडिया के अंदर। डियर पेरेंट्स, मेरा आपके हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी बच्चों का, मैं हर उस बच्चे के पेरेंट्स से बात कर रहा हूं जो इस महीने, इस साल, इस कैलेंडर में अपने बच्चे की कैरियर ऑब्जेक्टिव को चूज कर रहे हैं। आप अपने बच्चों की काउंसलिंग करिए, आपके बच्चे के अंदर जिस क्षेत्र में स्किल है वहां पे ले जाइए। किसी को देखकर उसको चेज मत कराइए कि हमारे रिलेटिव लड़का UPSC की तैयारी करके IAS बन गया है, IPS बन गया तो हम उसको वहाँ भेजेंगे। हमारे रिलेटिव लड़का डॉक्टर MBBS बन गया नीट करके तो हम अपने बच्चों को नीट के पीछे झोंक देंगे। हमारे क्या कहते हैं पड़ोसी का बच्चा जो है इंजीनियर बन गया तो हम उसको IIT में झोंक देंगे, JEE मेंस में झोंक देंगे। दैट्स अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। इस दुनिया में ईश्वर ने सबको पैदा किया है, डेफिनेट सी बात है, सबके अंदर कोई न कोई चीज़ है जो उसमें वो सबका बाप है। तो उस सुपरमेसी को जो उस बच्चे के अंदर है उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। तब उसको कभी तो ये बच्चों को भी नहीं पता होता कि हमें कहाँ जाना है। वो देखते हैं कि यार UPSC का भोपाल चल रहा है, चलो UPSC क्रैक कर लेते हैं। भाई UPSC मतलब व्हाट? आज के समय में देख रहा हूँ UPSC क्रैक करे जो आ रहे हैं सारे जाके कैमरा लेके आगे पीछे घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा उन्होंने तीर मार दिया है। भाई आफ्टर ऑल यू आर द सर्वेंट ना।
वो तो पब्लिक सर्वेंट थी। ट्रेंड सब चल गया है कि यूपीएससी क्रैक हुआ, कैमरा घूम रहे हैं, जो जिसका 5 नंबर ज़्यादा था वो आईएएस हो गया, जिसका 5 नंबर ज़्यादा नहीं था वो आईएएस नहीं बना, तो 5 नंबर कम पाने वाला जो है बेवकूफ़ है, जो आईएएस 5 नंबर पाके आईएएस बन गया वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, इस दुनिया का सबसे बड़ा पूजनीय व्यक्ति है। दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। अगर आपको आईएएस नहीं बन रहे हैं, आपको आईएएस बनना आपको किसी ने नहीं लिखा है, डेफिनेट सी बात है आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं। आपकी ज़िंदगी, आपका जन्म आईएएस क्वालिफाई करने के लिए नहीं है। एक इंडस्ट्री के द्वारा नरेशन बनाने की कोशिश की गई है कि आईएएस 20 बार मोटिवेट करेंगे कि आप आईएएस बन जाओ, इस अटेम्प्ट में नहीं तो उस अटेम्प्ट में आप कर जाओगे। अरे क्या है भाई, किसी बच्चे की आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका इंटरेस्ट ऑफ जोन क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तभी तो क्लियर हो पाएगा क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा। और रियल में कोई अगर मेंटर है, अगर किसी भी एस्पिरेंट को 1 साल पढ़ा देता है तो वो जज कर लेगा कि इस बच्चे के अंदर कैपेसिटी है कि नहीं क्रैक करने की। अगर नहीं है कैपेसिटी, डेफिनेट सी बात है भाई आप किसी और चीज़ के लिए बने हो और वहां पे जाके काम करने की जरूरत है। हम सबको पता है यूपीएससी क्रैक करने के लिए आपको एक सिंपल, इस देश में किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आप एलिजिबिलिटी पा लेते हो यूपीएससी के फॉर्म भरने के लिए। और फॉर्म भरते हो, 3 चरणों में पेपर होता है, आप प्रीलिम्स में बैठते हो, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसका नंबर नहीं जुड़ता है। उसके बाद आप मेंस एग्जामिनेशन बैठते हो, उसमें सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, एक सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल चुनना होता है। फिर आप उसका एग्जाम देते हो, फिर आपके नंबर के हिसाब से आपकी इंटरव्यू कॉल आती है। इंटरव्यू कॉल होने के बाद आपकी एग्रीगेट इंटरव्यू मार्क्स, मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं और टोटल पोस्ट के रिगार्डिंग आप नंबर एक्वायर करते हो तो यू आर क्वालिफाइड फॉर द आईएएस एग्जामिनेशन। इसके लिए भारत में कोचिंगें चल रही हैं, गाइडेंस चल रही है, मेंटरशिप चल रही है, बच्चों को गाइड किया जाता है, पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं एकदम बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि यूपीएससी, यूपी सिविल जज एग्जामिनेशन, ये सब ऐसे एग्जामिनेशन हैं जहाँ पे किताबें खत्म होती हैं, वहाँ से कंपटीशन शुरू होता है। इफ यू आर लुकिंग दैट यू आर अर्निंग नॉलेज फ्रॉम बुक्स, यू आर लर्निंग फ्रॉम बुक्स, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द कंपटीशन। किताब का ज्ञान सिर्फ आपका एक बेस हो सकता है, आपका फाउंडेशन हो सकता है, लेकिन वो आपको एग्जाम में सफलता नहीं दिला सकती है। एग्जाम में सफल होना है तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया आपका यह है कि क्या आपको इस एग्जाम की समझ है कि नहीं है। सबसे बड़ा गेम यहीं पे है। मैक्सिमम एस्पिरेंट देश में उनको पता ही नहीं होता है कि आईएएस का सिलेबस तो पता चल गया, लेकिन उस सिलेबस की रिक्वायरमेंट क्या है वो पूरी जिंदगी तैयारी करते रहते हैं, नहीं होता है। हमने सुन लिया वो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, हमने एक्वायर कर लिया क्वालिफिकेशन, हमने सिलेबस देख लिया और हमने किताबें पूरी लाइब्रेरी भर ली, दिन रात 8 घंटे टाइम टेबल बना लिया, इतने घंटे उठेंगे, इतने घंटे चाय पियेंगे, इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतने घंटे वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतने समय मेडिटेशन करेंगे, इतने समय प्रीलिम्स बैठेंगे। कुछ नहीं भाई, कोई मैटर नहीं करता है आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, कितने घंटे नहीं पढ़ रहे हो। सबसे बड़ा मैटर ये है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द सिलेबस, व्हाट डू यू नो अबाउट द एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट। क्या आपकी समझ है कि नहीं है। नॉलेज, समझ दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप नॉलेज एक्वायर करके आप ज्ञान आपके पास हो सकता है, लेकिन समझ नहीं हो सकती है। समझ इक्वलिटी योर एटीट्यूड, योर व्यूज, योर एप्टीट्यूड। आप जो नॉलेज गेन करने के बाद उस विषय में आपकी समझ कितनी विकसित हो पाई है, ये एक्चुअली कंपटीशन है, जो कि आपको विरासत में नहीं मिलता है। ये आपको विरासत में किताबों से नहीं मिलता है। किताब दुनिया थोड़ी है। समझ विकसित करनी पड़ती है आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के उस सब्जेक्ट में। तो ये मेरा सभी एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है कि जब भी अपनी स्ट्रीम डिसाइड कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड करिए। और ऐसा नहीं कि यूपीएससी क्रैक कर लिया तो आप बहुत बड़े महारथी बन गए। यूपीएससी जो लोग क्रैक करके, यूपीएससी बहुत अंग्रेजों के समय से चल रहा है, 1950 से आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, 2023 में हम जी रहे हैं। मेरा क्वेश्चन सभी आईएएस आईपीएस से है जो क्रैक करके गए हैं। अगर आप इतने बड़े कहते हैं यूपीएससी बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल का एग्जाम है, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल लोग इसको क्रैक करते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, तो आपका ज्ञानी किस बात पे। जब आपसे इंटरव्यू पूछा जाता है तो ये कहा जाता है कि हम समाज की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, हम करप्शन, कहाँ है करप्शन दूर करने वाले। जैसे पोस्ट पाते हैं सब पोस्ट खो जाते हैं। आज भारत में करप्शन है, उसके जिम्मेदार कौन है। ब्यूरोक्रेसी है ना, ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बने जा रहे हो। अब छोटी छोटी करप्शन के लिए वहां पे हर मंत्री, नेता, प्रधानमंत्री जिम्मेदार थोड़ी है। तो आपका टैलेंट इस बात का नहीं है कि आपने एग्जाम क्रैक करके यूपीएससी क्रैक कर लिया तो बहुत बड़े सफल हो गए। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है जिस पॉलिसी के लिए आप यूपीएससी में गए हैं, जिस पॉलिसी के लिए आप ब्यूरोक्रेसी में गए हैं, वहां पे आपने कितना दिया।
आपने कौन सी रिफॉर्मेशन की सिविल सर्विसेज जाके, आपने सोसाइटी के लिए क्या किया। और दोनों एग्जामिनेशन आपको बता दूं, सिविल सर्विसेज के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो जुडिशरी का हो चाहे यूपीएससी का हो, सारे एग्जाम्स एक वर्ड में बोलूं डिपेंड करता है व्हाट डू यू नो अबाउट द इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज के बारे में आप कितना जानते हो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी जियोपॉलिटी क्या है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसकी इन्वायरमेंट कंडीशन क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है इस सोसाइटी को एग्जिस्ट करने की। ये है कंपटीशन, यहीं से कंपटीशन शुरू होता है। ये तो हम सब्जेक्ट अलग छोड़ दें, हम पढ़ते हैं इतिहास के रूप में, जियोग्राफी के रूप में, इकोनॉमिक्स के रूप में, एंशिएंट हिस्ट्री के रूप में, सब चीज़ अलग है। वो तो एक डाटा आप पढ़ते हो, जो चीज़ें हो चुकी हैं। असली कंपटीशन तो उसके बाद शुरू होता है, जिसको समझने में सालों लग जाते हैं। अगर हम शुरू से ये बात समझ के अपनी सारी एनर्जी उसमें झोंकें, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता मिलेगी। पहले आप समझो ना चीज़ों को, क्या आपसे जानना चाह रहा है, आपको सोसाइटी में भेज रहा है, आप जाके वहाँ प्रॉब्लम रिजॉल्व करो। आप किताब रटते पड़े हो, आप किताब से समझते सॉल्व कर लो क्या? आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, आपके सामने इंस्टेंट कोई प्रॉब्लम आती है, यू आर गोइंग टू ओपन द बुक्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन। व्हाट द हिपोक्रेसी, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इट मीन्स आपको इंडियन सोसाइटी को समझना पड़ेगा, भारतीय समाज की डाइवर्सिटी को समझना पड़ेगा, भारतीय समाज की रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, भारतीय समाज की जितनी प्रॉब्लम्स है उनको समझना पड़ेगा। देन यू आर एलिजिबल टू आंसर द प्रॉब्लम्स क्वेश्चन ऑफ द सोसाइटी। दैट्स द मैटर। कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, दैट्स ऑल। ये इंडिया कभी भी नेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता है। मैं कह रहा हूँ कंपटीशन हर साल हजारों, ये सब किसी ने करप्शन खत्म कर दिया क्या इन लोगों ने? करप्शन खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? सारी करप्शन ब्यूरोक्रेसी में है। अगर आप ये कह के अपनी जिम्मेदारी पर पल्ला झाड़ रहे हैं कि क्या करें, हम तो नेता परेशान करते हैं, नेता सब दबे होते हैं। अरे भैया, तो इसमें मतलब आप बहुत बेईमान हैं। आप इसलिए थोड़ी भी जो आप रिजाइन करो, आप नहीं कर पा रहे हो, प्रेशर नहीं झेल पा रहे हो, आप उनको ना नहीं कर पा रहे हो, यू हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। अगर आप फिर आप ये एक्सेप्ट कर लो हम बेईमान हैं, तभी करप्शन है, या तो आप पोस्ट छोड़ दो, हटो वहां से। तो ये एटीट्यूड बना के में रखना होगा, तभी हमारे देश का यूपीएससी का जो सर्विस एग्जामिनेशन है वहां का पहुंचने का तभी ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है। और यूपीएससी का इंटेंशन है ब्यूरोक्रेट बनाना। ब्यूरोक्रेट का इंटेंशन है कि अच्छी सोसाइटी का निर्माण करना, जहाँ पे सही से एडमिनिस्ट्रेशन उपलब्ध हो, सारी प्रॉब्लम्स का रिजॉल्व हो। कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई एमएलए एमपी, इसको क्या पता है जियोपॉलिटी क्या होती है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है, हिस्ट्री क्या होती है, जियोग्राफिक प्रॉब्लम्स क्या है, इनको कुछ पता भी होता है? पता तो आपको है ना, आप रिजॉल्व करने जा रहे हो वहाँ पे, तो समस्या तो आपको दूर करनी है। हम नेता के भरोसे बैठे रहेंगे तो जिंदगी में कभी समस्या सॉल्व नहीं होगी। इंप्लीमेंट आपको करना है, एग्जीक्यूशन आपको करना है। यू आर द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी, हाउ कैन यू एक्सक्यूज योर जॉब लायबिलिटी? जब इस स्पिरिट को, मेरा इतना यहाँ पे समझाने का मतलब यह है कि आपको स्पिरिट समझनी है। एक लाइन है, एक लाइन के बीच में आप एस्पिरेंट हो, दूसरे बीच में आप सफल कैंडिडेट बन रहे हो। इस बीच को, लाइन को समझना ही कंपटीशन है कि आप उसको जीना शुरू कीजिए। कि सपोज दैट यू आर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सपोज दैट यू आर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, व्हाट इज योर लायबिलिटी, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव टू जॉइन द सर्विस। जब इस ऑब्जेक्टिव को आप समझना शुरू करेंगे, देन यू आर एलिजिबल टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन। फर्स्ट सिनारियो हो गया। सेकंड सिनारियो हम लोग आते हैं जुडिशरी पे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीसीएस-जे। हम सबको पता है पीसीएस-जे की तैयारी करने के लिए जो भारत में जुडिशरी एक अलग स्टेट का फंक्शन है, और भारत में जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट होता है, हायर जुडिशरी, लोअर जुडिशरी में दो प्रकार की प्रोसीजर है। हायर जुडिशरी की प्रोसीजर की जो अपॉइंटमेंट है वो जजेस खुद करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम है। हम सीधा बात करते हैं जो कंपटीशन है, जो कि लगभग हर स्टेट में या तो आयोग कराता है स्टेट का, या तो वहाँ की हाई कोर्ट कराती है। और बन के दो प्रकार के एग्जामिनेशन लोअर कोर्ट में होते हैं, एक लोअर जुडिशरी होती है, एक जो है हायर जुडिशरी होती है। लोअर में आपका मजिस्ट्रेट, आप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास बन के जाते हो, जूनियर डिवीजन बन के जाते हो, जो कि लोअर जुडिशरी कहलाती है। एक एसजेएस होता है, हायर जुडिशियल सर्विसेज, जिसमें आप डायरेक्ट एडीजे बनते हो। दोनों की एलिजिबिलिटी अलग अलग है। लोअर में आने के लिए आपके पास एलएलबी डिग्री होनी चाहिए। किसी किसी स्टेट में बार एनरोलमेंट मांगते, कहीं नहीं मांगते, बस इतनी सी एलिजिबिलिटी है। वैकेंसी आई है, आप एनरोल रहिए, बैठिए। वही प्रोसीजर है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एग्जामिनेशन। 3 एग्जामिनेशन देने के बाद आप सफल होते हैं।
ये तो लगभग सभी इस पर हम यहाँ तक चर्चा ही नहीं करने वाले हैं प्रीलिम्स इंटरव्यू क्या है। हम सीधा ये बात करने वाले हैं कि आपको जज बना रहा है, आपको सिलेबस पता चल गया किसी स्टेट का, हर स्टेट का अलग अलग सिलेबस होता है, लेकिन 70% सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। वही इंडियन का बेसिक लॉ, इंडियन पीनल कोड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, माइनर लॉज, ये सारे लॉज होते हैं जो आपको पूछा जाता है। मुद्दा ये है कि सिलेबस पता होने के पहले क्या आपको, यहाँ भी वही है, सोशल इंजीनियरिंग एक वर्ड है, लॉ के एस्पिरेंट पढ़ते हैं, और रास्को पाउंड एक विद्वान है जूरिस्प्रूडेंस में, जिन्होंने थ्योरी दी है सोशल इंजीनियरिंग। यानी कि कंपटीशन में जब हम लॉ की बात करते हैं, वही हाल मैंने यूपीएससी में बात की, वहाँ भी आपको सोसाइटी को ही समझना पड़ता है, उसकी हिस्ट्री को समझना पड़ता है, उसको जियोग्राफी को समझना पड़ता है, उसकी इकोनॉमी को समझना पड़ता है। इट मीन दैट्स ऑल थिंग इज रिलेटेड टू द सोशल इंजीनियरिंग। सेम थिंग इज इन द जुडिशरी। आपको जज बनना है, सिलेबस क्या है क्या नहीं मैटर नहीं करता है, और आपको लॉ की कितनी नॉलेज है वो भी मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है क्या आपको भारतीय समाज की समझ है, क्या उसकी जरूरत है, क्या उसकी जरूरत नहीं है। लॉ क्या है? लॉ इज डायनेमिक, सोसाइटी इज आल्सो डायनेमिक। आज का समाज जो 50 साल पहले था आज वो समाज नहीं है, आज का समाज 2000 साल पहले था वो समाज आज नहीं है, या आज का जो समाज है वो 500 साल 100 साल नहीं पहले नहीं रहेगा, या 50 साल बाद नहीं रहेगा। सोसाइटी इज आल्सो डायनेमिक, लॉ इज आल्सो डायनेमिक, सो वी हैव टू मेक आवरसेल्फ आल्सो डायनेमिक। अगर हम अपने माइंड को स्टैटिक माइंडसेट में रखेंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे एग्जाम में? तो अल्टीमेटली एक ही बात निकल के सामने आती है कि हमें पता है समाज के बारे में, उसकी इंजीनियरिंग करना जानते हैं कि उसकी नीड्स क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तब हमें सिलेबस समझ में आएगा। बाकी आप किताबें रटते रहो, किताब रट के आप कंपटीशन नहीं निकाल पाओगे। अगर हमारी इस बात की आपके दिमाग में समझ नहीं विकसित हो पा रही है, आप मेरी बातों को मत मानिए, किसी की बातों को मत मानिए। आप जाके सिर्फ बैकिया के पेपर उठाइए, मेंस एग्जामिनेशन के, चाहे यूपीएससी को उठा लीजिए चाहे जुडिशरी को उठा लीजिए। और मैं रिसेंट एग्जांपल दूंगा, अभी भी यूपी जुडिशरी की लोअर का पेपर मेंस का हुआ है 23 मई से लेके 25 मई तक। टोटल 6 पेपर थे, जिसमें 2 पेपर लैंग्वेज का था, 1 पेपर जनरल नॉलेज का था, 3 पेपर लॉ का था। आप जाके उस मेंस के क्वेश्चन को उठा के देखिए और आप आके मुझे रिपोर्ट करिए कि इसका आंसर मैं किताब से दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि कंपटीशन स्टार्ट वेयर बुक एंड्स, जहां पर किताब खत्म होती है कंपटीशन वहां से स्टार्ट होता है। इट मींस वो किताब क्या कह रही, किताब कौन है, किसी ऑथर ने हमारे तरह लिख दिया होगी किताब। जैसे कोई बच्चा जुडिशियल एस्पिरेंट है, वो जे.एन. पांडे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहा है, तो जे.एन. पांडे मतलब व्हाट? जे.एन. पांडे एक राइटर है जिन्होंने कुछ मुद्दे पर किताब लिख दी। अब जे.एन. पांडे मतलब होल जुडिशरी थोड़ी। अब क्या जे.एन. पांडे आपकी थॉट्स को रोकेंगे? हम लक्ष्मीकांत की अगर हम पॉलिटी पढ़ते हैं, क्या लक्ष्मीकांत आपकी व्यू रखेंगे क्या पॉलिटी में? कोई मुद्दा आपसे पूछ लिया जो आपकी व्यू जानना चाह रहा है करंट इश्यूज से, तो वहां पर लक्ष्मीकांत की व्यूज आप रखोगे, या आपकी लक्ष्मीकांत से आपकी व्यूज पूछ रहा है, या आप सीआरपीसी जुडिशरी में पूछ रहा है, आरपी केलकर को आप पढ़ रहे हैं, तो क्या आप आरपी केलकर की आप व्यूज लिखोगे? नहीं। इसलिए मैंने कहा कि आप जाके रिसेंट पेपर देखो और उन क्वेश्चन को क्लासीफाई करो और देखो कि क्या ये क्वेश्चंस किताब इसकी आंसर कोई दे सकते हैं जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे हो। टेक्स्ट बुक ओनली द बेस, टेक्स्ट बुक ओनली इज द क्लियर योर कंफ्यूजन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट, नॉट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर योर व्यूज। आपकी व्यूज जो नहीं बनाएगा, व्यूज आपको खुद समझ के बनाना पड़ेगा इन रेलेवेंस ऑफ द क्वेश्चन एंड द रिलेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो डेफिनेट सी बात है, हमें टेक्स्ट बुक के भरोसे ना रहकर हमें चीजों को प्रॉब्लमेटिक सॉल्व करने की स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी। बीमारी पर बात करने से बीमारी खत्म नहीं होती है, बीमारी के लिए इलाज करना पड़ता है। और मेरा लास्ट में मैं डियर एस्पिरेंट से यही कहना चाहूंगा कि डियर एस्पिरेंट, बॉयज एंड गर्ल्स आल्सो, बॉयज और गर्ल्स की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, उनकी अपनी अपनी ड्रीम्स हैं। तो आप लोग पहले अपनी ड्रीम को क्लियर करो कि हमको किस ड्रीम में जाना है और मेरी अंदर की पैशन क्या है, कैपेसिटी क्या है। देन यू डिसाइड कि हमको कौन सी जगह पे जाना है, जुडिशरी में जाना है, यूपीएससी एस्पिरेंट बनना है, क्लर्क बनना है, चपरासी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, व्हाट्स है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले अपने अंदर स्किल को जगाइए, अपनी स्किल को बनाइए, इन्वेस्ट योरसेल्फ
टूवर्ड द स्किल्स। अपने आप को स्किल्स में इन्वेस्ट करिए, वो चाहे स्किल्स अंडरस्टैंडिंग हो, वो स्किल्स इंडियन सोसाइटी को समझने की हो, वह स्किल्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हो। प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। इफ यू डेवलप योर एटीट्यूड लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्वर, देन यू कैन सॉल्व एनीथिंग। मंजिल पाने के लिए नजरें नहीं, आप अपनी नजरिया बदलिए। जिस दिन नजरिया बदलेंगे, नजरें अपने आप नजारा बदल जाएगा। तो नजरिया बदलना ही एटीट्यूड फ्रेम करना है। मेक योर एटीट्यूड, और फिर आपका एटीट्यूड आपको वहां तक ले जाएगा जहां तक आप जाना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गर्मी का समय है, चिल करिए, एंजॉय करिए, अकेले में समय बिताइए, पहाड़ों में घूमिए, जाके एकांत में रहिए और इस बात को सोचिए कि हमारे लिए की रियलिटी में, वास्तविकता में हम कौन हैं और हमारे लिए सुटेबल प्लेस क्या है। देन यू आर एलिजिबल टू डिसाइड योरसेल्फ। अपने आप से निर्णय लीजिए कि हम कहाँ कंफर्टेबल। किसी को मत देखिए क्या है, हर चीज की अपनी वैल्यू है, कोई भी चीज वैल्यूलेस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को वैल्यूएबल बनाइए किसी भी क्षेत्र में जाके। उसके बाद कंपटीशन आपको समझ में आएगा। कंपटीशन का आपका टाइम कैलकुलेशन आपको घड़ी देख के नहीं करनी पड़ेगी कि हमें घड़ी देख के इतने घंटे ये पढ़ना है वो पढ़ना है। क्या चल रहा है भाई, पूरा समाज बंदर की तरह, हंटर की तरह लग गया, खेद रहा बच्चों को लेकर, ये बनो वो कौन कैसे बनेगा वो। उसको पहले समझने को समय दो। दिखावापन में जी रहे हैं, वो बन गया था हमें बनना, वो बन गया था हमें बनना। तो कंपटीशन इतना टफ है, 1000 वैकेंसी आ रही, 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। होना 1000 का, 10 लाख फॉर्म भर रहे हैं। तो हमें हमारी कंपटीशन अपने आप से है। जिस दिन आपने अपने आप को समझ लिया, उस दिन कंपटीशन क्या हो गया, छू मंतर हो गया। अगले वीडियो में और भी प्रॉब्लम के साथ